शाबाश, हेलो, क्लियर है आवाज? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपकी आवाज। ठीक है। सो क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने एक जो अभी ज़मीन ने जितनी रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब के वो इमिट करते हैं, तो ये किस रेंज में इमिट करेगा जब इसके लिए टेम्परेचर का रेंज 250 से लेकर 300 केल्विन तक हो। और ये याद रखिए कि इधर आपके साथ जितनी भी न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो ये केल्विन में होनी चाहिए, ठीक है। अगर केल्विन में नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप केल्विन में कन्वर्ट करें। और वेवलेंथ आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट किस चीज़ में होगा? वेवलेंथ आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोमीटर में होगा। द वेवलेंथ विल बी कंसिडर दैट ये आपके साथ माइक्रो मीटर में है और टेम्परेचर आपके साथ केल्विन में होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो इसका इनिशियल टेम्परेचर 250 है और इसका फाइनल टेम्परेचर कितना है? 300। अभी इस पर हम लेमडा फाइंड करेंगे कि ये मिनिमम कौन सी लेमडा एमिट करते हैं, ठीक है। और इस पर लेमडा कैलकुलेट करेंगे कि इस पर कितना ये कितना वेवलेंथ एमिट करते हैं, इस पर ये कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन एमिट करते हैं और इस पर कितनी वेवलेंथ वाली। सो का मतलब कि इस मिनिमम कौन से रेंज में होगा, मैक्सिमम कौन से रेंज में होगा। सो एज दे से दैट द अर्थ इज ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी के लिए हमने अभी इक्वेशन पढ़ा था कि लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट 2898, ये इसके लिए होगा। इसका मतलब होगा कि लेमडा वन टी वन इज इक्वल टू 2898। सो लेमडा वन इज इक्वल टू 2898 डिवाइड बाई टी वन, ठीक है। इसको कोई बात नहीं कर, आपको पहले एक भी लिख 300 पहले लिख ली, बाद में जो भी लिख ली, ठीक है। सो इसने सब कुछ इधर हमने पहले क्या लिख लिया, 300 लिखे। तो 300 पे डिवाइड करते हमारे साथ 9.6 माइक्रोमीटर। और इसको मैं आपको इस तरह भी बता दूं कि हमने इसलिए पहले इसको T1 कंसिडर किया कि अगर ये वैल्यू बड़ी है तो बड़ी पर डिवाइड करते हमारे साथ कम वेवलेंथ होगा। तो अगर हम आपने स्मॉल वेवलेंथ फाइंड करना है तो 300 पे डिवाइड करिए। अगर आपने लार्ज वेवलेंथ डिवाइड का फाइंड करना है तो आप 250 पे डिवाइड, क्योंकि अगर आप स्मॉलर पे डिवाइड करें तो वेवलेंथ आपके साथ बड़ा होगा। सो 30 पर वेवलेंथ स्मॉलर होगा तो हमने 300 लिए। सो इसको इसे डिवाइड करें तो 9.6 माइक्रो, ये क्या। दूसरा क्या है, लेमडा 2 इज इक्वल टू 2898 डिवाइड बाई T2 आपके साथ 250, इसे डिवाइड करें तो 11.6 माइक्रोमीटर। अभी आपको मालूम है कि 0.7 से 100 तक जितनी भी वेव्स है ये आपके साथ कौन सी रेंज में रहते हैं, इंफ्रारेड में। एग्जाम्पल अगर आपको मालूम नहीं है तो इधर हमने पिछली वीक का जो क्लास था इसमें हमने इधर डिस्कस किए थे ये वाली कि 1.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.4 तक अल्ट्रा वायलेट, 0.4 से लेकर 0.7 तक विजिबल, 0.7 से ग्रेटर 100 तक ही इंफ्रारेड। अभी 9.6 और 11.6 आपके साथ इस रीजन में लाई करते हैं, इस रीजन से दे आर इंफ्रारेड, आपके साथ के इंफ्रारेड है। ठीक है। So as the both lambda 1 and lambda 2 are greater than 0.7, इससे greater है, so they lies in infrared region। ये आपके साथ कौन सी रीजन में काम करते लाई करते इन हैं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में। ठीक है। इसका मतलब है कि जमीन इसी टेम्परेचर पर जो रेडिएशन इमिट करते हैं उसका नाम होगा इंफ्रारेड, ये हमारे साथ इंफ्रारेड रेडिएशन होंगी। अभी हम पढ़ते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे साथ ये कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द कर्व। अभी एरिया अंडर द कर्व ऑफ द प्लैंक्स इक्वेशन का जो एरिया अंडर द कर्व ये के साथ क्या शो करते हैं, टोटल पावर, टोटल इमिसिव पावर। ये अभी हमने पढ़ लिया स्टीफन्स बोल्ट्जमैन्स लॉ में कि व्हाट शो दैट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द कर्व बाय प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ था, इसी तरह भी जो ग्राफ हमने पढ़ लिया था इस तरह। सो ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या शो करता है, टोटल इमिसिव पावर बाय द इक्वेशन, ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज आपके साथ C1 इतना है और C2 इतना है, ठीक है। बिटवीन द बॉडीज व्हेन फर्स्ट बॉडी इज इमिटिंग, अभी ये देखिए कि इसके लिए एरिया अंडर द कर्व हम फाइंड करेंगे, लेकिन अभी इसको ये आपको टेम्परेचर देगा। सो बाज़ औक़ात ये टेम्परेचर कुछ अच्छी तरीके से देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, between the two bodies when first body is emitting maximum spectral emissive power 8.49
माइक्रोमीटर। अभी हमने कहा था कि 0.49 माइक्रोमीटर पर मैक्सिमम इमिसिव पावर होगा, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा? सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आपसे आपने बोला होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली बात, ये उसने ये वाली बात कही जो मैंने इधर आपको बता दिया था। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये वाली, इस पर हमने कहा था कि 0.49 पर सबसे मैक्सिमम रेडिएशन है, और हमने कहा कि कौन सी टेम्परेचर होगा। तो इस टेम्परेचर को हमने फाइंड करना इस तरह था कि ये ए फॉर ब्लैक बॉडी द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा टी मस्ट बी इक्वल टू दिस, और हमने कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू 2898 डिवाइड बाई टी। अभी हमने कहा कि सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा? सरफेस ऑफ द सन, और सरफेस ऑफ द सन का टेम्परेचर क्या था? टी एस 5880 के 5880 के। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये, इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि आपने क्या करना है, आपने कौन सा टेम्परेचर लेना है? 5880। इस स्टेटमेंट का मतलब जस्ट ये था कि बिटवीन द बॉडीज व्हेन फर्स्ट बॉडी इज एमिटिंग मैक्सिमम स्पेक्ट्रल पावर 8.49 माइक्रो। अभी 0.49 माइक्रो पर जब ये एमिट करेगा तो इसके लिए टेम्परेचर क्या होगा? सरफेस ऑफ द सन, और ये हो गया 589। इसका मतलब है T1 आपके साथ कितना है? 5880 केल्विन। इस पॉइंट से आपने ये पॉइंट क्या किया? गेट किया। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूनिवर्सल पहले करते थे तो आपको ये नहीं गिवन होता था, आप कंफ्यूज होते थे कि इसमें तो एक टेम्परेचर गिवन है दूसरा नहीं गिवन। तो दूसरा जो टेम्परेचर है उसने कुछ अच्छे तरीके से उसने दिया है, लेकिन ये आपको विजिबल होनी चाहिए। द अदर टेम्परेचर इज 30 के, और दूसरा 30 के है, ठीक है। अभी क्या करें, आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, लेकिन कौन सी कंडीशन में? टू कंडीशन में। एज्यूम बोथ बॉडी आर ब्लैक बॉडी, आप दोनों बॉडी को ब्लैक बॉडी कंसीडर करें। एज्यूम द फर्स्ट बॉडी इज ब्लैक बॉडी, आप इस तरह एज्यूम करें कि पहले बॉडी क्या ब्लैक है और दूसरा बॉडी ब्लैक नहीं है। जब ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसके लिए कोई इमिसिविटी होगा, तो इसका इमिसिविटी कितने होगा? 0.75। अभी अगर ब्लैक बॉडी तो इसके लिए इमिसिविटी 1 होगा, इसकी इमिसिविटी 0.75 है, ठीक है। सो अगर और फिर इसके दरमियान एरर फाइंड करें, परसेंटेज एरर। सो सपोज हम पहले आप उसने हमें ये गिवन है कि T1 इज इक्वल टू 5880 केल्विन। ये क्यों गिवन है? क्योंकि उसने कहा कि ये रेडिएशन 0.49 माइक्रोमीटर पर करते हैं और इसी पर हमारे साथ टेम्परेचर इतना होता है, और दूसरा टेम्परेचर हमारे साथ इस तरह होता है। अभी बाई स्टीफन्स लॉ के मुताबिक एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 का मतलब है total emissive power of black body 1 to the emissive power of black body 2. A1 divided by A2 is equal to EB1 divided by EB2. अभी EB1 का मतलब क्या है? शॉर्ट कॉल पर मत। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आपके साथ क्लियर हो गया कि एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2। अभी एरिया 1 का मतलब है टोटल इमिसिव पावर ऑफ B1 एंड टोटल इमिसिव पावर ऑफ B2। अब B का मतलब ब्लैक बॉडी 1 ब्लैक बॉडी 2, और बाय स्टीफन्स लॉ के मुताबिक हमारे साथ सिग्मा T के पावर 4 क्या आता है, तो सिग्मा T1 के पावर 4, सिग्मा T2 के पावर 4, सिग्मा सिग्मा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो T1 बाई T2 के पावर 4 आ जाएगा। इस तरह ब्रैकेट T1 की वैल्यू 5880 और इसकी वैल्यू 30, ये चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह आ गया 300। इससे आपके साथ कितना थे? 1.5 10 की पावर 5, ये रेशो आ गया। चूंकि ये रेशो है तो इसलिए इसके साथ कुछ यूनिट नहीं। अभी अगर आपको इमिसिविटी का इक्वेशन अगर आप देख ले, तब बल्कि खैर बेम लग पेंट को लाओ को मतलब बल्कि लिखल मो अभी पेंट आपके साथ विजिबल है? जी सर। जी
अभी हमने एमिसिविटी का ये डिफिनीशन कर दिया एमिसिविटी का। emissivity is equal to emissivity of the body to the emissivity of the black body। emissivity मतलब है कि the emissive power of the body to the emissive power of the black body। ये अब हमारे साथ क्या था emissivity। अभी emissivity आपके साथ किस चीज के बराबर हो जाएगा, emissivity is equal to sorry emissive power of the original body जो not black body है, ये आपके साथ emissivity into the emissivity of the black body, ये आ जाएगा। ठीक है। अभी चूंकि इसने हमें एरिया फाइंड करना चाहते कि A1 डिवाइड बाई A2 यह फाइंड करी। अभी चूंकि A1 है, A1 का मतलब है कि फर्स्ट ब्लैक पहले बॉडी, तो आपने कैसे कहते कि पहले में दोनों ब्लैक बॉडी की, दूसरी में आपसे देखिए कि पहले ब्लैक बॉडी है, इसके लिए मैं लिख लूंगा EB1 और दूसरा हमारे साथ है E2, इसके साथ ब्लैक नहीं लूंगा क्योंकि ये इसका एमिसिविटी गिवन है। अभी इसका जो एमिसिविटी गिवन है इसको अगर आप इस तरह लिखेंगे EB1 डिवाइड बाय इस E2 की जगह ये इक्वेशन लिख सकते हो ना, अगर ये भी 2 हो जाए तो ये भी 2 हो जाएगा। अभी ये जो पोर्शन है इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया कि एरिया 1 डिवाइड बाई 2 एमिसिविटी ऑफ 1 डिवाइड बाई 2, ये हमने पहले पार्ट में क्लियर किया। इसका मतलब है इससे हमारे साथ एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑलरेडी आया था। ठीक है, मैं दोबारा से वही स्क्रीन पे कर चाहूँ। अभी ये देखिए, ये हमने क्या किया कि EB1 डिवाइड बाई EB2, ये इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि EB1 डिवाइड बाई EB2 की वैल्यू के 1.5 10 के पावर 5। अभी हम इस तरह इक्वेशन इधर बनाए थे कि एरिया 1 डिवाइड बाई एरिया 2 EB1 डिवाइड बाई E2 EB1 डिवाइड बाई E, चूंकि ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसके लिए ये इक्वेशन होगा E एमिसिविटी इनटू एप्सिलॉन और एमिसिविटी इनटू EB2। अभी 1 ओवर एमिसिविटी इनटू EB1 डिवाइड बाई EB2। अभी EB1 EB2 के वैल्यू के ये, इसकी वैल्यू मैंने इधर डालिया और एमिसिविटी की वैल्यू इसने गिवन था कि 0.75, इसको इसे डिवाइड कर आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर 5, ये भी 1.5 10 के पावर 5 2 इंटू 10 के पावर 5। अभी इसमें एरर फाइंड करें, थर्ड किया था एरर, सो ये ग्रेटर है और ये स्मॉल है, तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर डिवाइड बाई ग्रेटर। ठीक है, सो 2 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2, इससे तकरीबन 25% एरर आ गया। एरर किसका मतलब है कि इसको अगर एक्चुअल बॉडी हो और इसको आप एज्यूम करें एज ब्लैक बॉडी, तो आपने रेडिएशन में 25% एरर होगा। अगर ये ब्लैक बॉडी नहीं था, एक्चुअल बॉडी था और आपने एक्चुअल कैसे, तो इतनी रेडिएशन आपने वैसे कंसीडर किया, ये नहीं है। समझ आ रही है? जी सर। तो दीज आर द टू न्यूमेरिकल्स, ये दो न्यूमेरिकल्स थे इस पे कि आपने रेडिएशन पढ़ लिया और रेडिएशन का कुछ आपने क्या पढ़ लिया, रेडिएशन के कुछ इक्वेशन पढ़ लिए। इस इक्वेशन पर हमने ये दो न्यूमेरिकल्स कंसीडर किया कि ये दो न्यूमेरिकल कैसे काम करते हैं। ये हमारे साथ प्रीवियस जो लेक्चर था इसका कुछ पोर्शन रह गया था, तो हमने इसको कवर किया। अभी हम आते हैं सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर की तरफ। अभी हम इस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं कि हम सोलर एनर्जी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करें कि इससे हम कोई इलेक्ट्रिसिटी बनाए। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए दो तरीक़ाकार होते हैं। एक इस तरीक़ाकार होते हैं कि आप क्या करें, आप इस सूरज के जो लाइट से आप एक स्मॉल पोर्शन पर इसी तरह फोकस करें कि इसमें वो क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे, और इस हीट से फिर आप टरबाइन को क्या करें, टरबाइन को स्टार्ट करें और इससे बिजली बना दी। दूसरा आपके साथ क्या करें, आप ये सोलर पैनल यूज करें। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन हम इस तरह करते हैं, इसके बाद सोलर पैनल्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, कि फोटोवोल्टेइक सेल क्या होती है। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल कि हम सोलर रेडिएशन, सन से तो रेडिएशन आ रही है, इसको हमने कलेक्ट करना है। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया पे हमने कलेक्ट करना है ताकि इससे हम कुछ हीट प्रोड्यूस करें, फिर इससे हम टरबाइन को क्या करें, घूम। तो इसके लिए पहले हमने ये काम करना है कि कोई कलेक्टर्स बनाएंगे कि वो क्या करें, सन की
लाइट्स को कलेक्ट करी, फिर वो जब सन के लाइट्स को कलेक्ट करी तो एक स्पेसिफिक फ्लूइड को दे दी कि वो फ्लूइड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और इससे स्टीम बन जाए। सो इस टाइप का मकसद क्या है, द मेन फोकस हम इसमें ये पढ़ेंगे कि सोलर कलेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, वो कंपोनेंट्स हम फिर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से कंपोनेंट है। अभी सोलर थर्मल कलेक्शन क्या चीज़ है, तो सोलर थर्मल कलेक्टर है क्या चीज़ और इसका काम क्या है, ठीक है। सो ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन। ये इसका जो बुक्स है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। आज ये इसका ये वाली बुक, अगर इस बुक आप पढ़ती भी नहीं ये भी पढ़े तो ठीक है, क्योंकि इसे मैंने बहुत कंप्रहेंसिव लिखी है, टेंशन आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। और चलो मैं आपके साथ उसका पहला बुक भी शायद मैंने एक दफ़ा दिया था, लेकिन वो आपसे अगर अभी नहीं है तो इसका दोबारा मैं आपको पहली वाली बुक जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया था और ये हमने जिससे कवर करनी है इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। सो द सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्शन, सोलर कलेक्टर क्या चीज़ है, द डिवाइस यूज टू कलेक्ट सोलर थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोनिक एनर्जी। सूरज से जो एनर्जी आती है इसका नाम है फोटोनिक एनर्जी। इसको आप शायद आपको मालूम होगा, इसको हम कहते हैं फोटॉन, are known as solar collector. The device used to collect solar thermal energy in the form of photonic energy is called solar collector. वो डिवाइस जो सूरज से जो फोटोनिक एनर्जी आता है वो क्या करे, कलेक्ट करे, इस डिवाइस का नाम है सोलर कलेक्टर। A solar collector is a special kind of a heat exchanger. सोलर कलेक्टर एक किस्म का हीट एक्सचेंजर है। वो क्या करते हैं, ये जो फोटोनिक एनर्जी ऑफ द सन है ये फ्लूइड को देते हैं, ठीक है। So a solar collector is a special kind of heat exchanger. एक हीट एक्सचेंजर है। कैसी हीट एक्सचेंजर, they transfer the solar radiation energy, मतलब है फोटोनिक एनर्जी, to the heat energy of the fluid, given fluid। इसी तरह ये देखिए, ये सपोज आपके साथ सोलर कलेक्टर है और इधर एक राइजर 5 है, ठीक है, राइजर ट्यूब। अभी इस राइजर ट्यूब में इस तरह कुछ फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, और ये कलेक्टर है और ये सन है, तो सन से इस तरह रेडिएशन आएगा, ये कलेक्ट करेगा। जब कलेक्ट करेगा तो ये रेडिएशन का एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, इस फ्लूइड को ट्रांसफर करेगा। तो इस फ्लूइड से क्या हो जाएगा, ये फ्लूइड की हीट, ये फ्लूइड हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसने एक तरह की सोलर रेडिएशन को फ्लूइड की हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। इसका सोलर रेडिएशन को किस चीज में ट्रांसफर किया, इस फ्लूइड की हीट एनर्जी में ट्रांसफर किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सोलर कलेक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर, एक हीट एक्सचेंजर है जो ट्रांसफर जगह ट्रांसफर कई सोलर रेडिएशन एनर्जी, सोलर एनर्जी को टू द हीट एनर्जी ऑफ द गिवन फ्लूइड, इधर जो गिवन फ्लूइड है इसकी हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसका हम मैथमेटिक्स इस तरह भी कर सकते, इसका मैथमेटिक्स नहीं लिखे, इसका एरो डायग्राम कंसीडर करें कि सोलर कलेक्टर्स आर द डिवाइसेस which exchange the radiation energy into the heat energy of the fluid. This is the definition of the solar collector. सोलर कलेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं कि सूरज से जो रेडिएशन, अभी हमने पढ़ लिया कि सूरज से रेडिएशन आती है, सूरज की रेडिएशन का इंटेंसिटी इतनी है, सूरज से रेडिएशन तो हम इस रेंज में वो लाई करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अभी इस रेडिएशन को हमने कलेक्ट करना है कि कोई पर्पस के लिए यूज़ करें, तो इसके लिए हमारे लिए कोई डिवाइस होनी चाहिए, वो डिवाइस का नाम है कलेक्टर। अब ये जो कलेक्टर होता है ये दो तरह के होते हैं, एक प्लेटर होते हैं इस तरह प्लेटफॉर्म में, ठीक है, और दूसरा आपके साथ होते हैं, एक का नाम होते हैं फ्लैटर टाइप और एक होते हैं फोकसिंग टाइप, कि हम इसको स्पेसिफिक अंदाज से फोकस करेंगे। फोकसिंग टाइप को हम कमिंग जो लेक्चर्स होंगे इसमें पढ़ेंगे। फिर इसकी भी सब टाइप्स है कि फोकसिंग आपके साथ होता है लाइन फोकसिंग और पॉइंट फोकसिंग, कि एक स्पेसिफिक लाइन पे आप कैसे फोकस करेंगे और कैसे पॉइंट पे इसको आप कैसे फोकस करेंगे। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हम पढ़े, तो कंपोनेंट्स पढ़ने के लिए हम इसको फ्लैट्स टाइप पढ़ते हैं, ये आसान होता है, इसलिए हम एज इसका टॉपिक का हमने थीम क्या कंसीडर किया था कि थीम ऑफ द टॉपिक इज टू डिटरमाइन टू नो द कंपोनेंट यूज इन कलेक्टर्स। अभी कलेक्टर के कंपोनेंट हम पढ़ते तो इसलिए इसके टाइप्स हम नहीं पढ़ते। सो टाइप्स इसके होंगी, लेकिन ये जो है ये फ्लैट
प्लेट का मतलब इस तरह हमवार, तो इसलिए इसका प्लेट टाइप. सो दिस इज कॉल्ड सोलर कलेक्टर. अभी की कंपोनेंट ऑफ सोलर कलेक्टर क्या है? ये जो डायग्राम है ये आपको शो करते हैं की कंपोनेंट ऑफ द सोलर कलेक्टर. ठीक है, دلته مونږ یو کس په غزه بړه اوس آنلاین چې شی راله آی ډي راله جوړه کړې ده، نو هغه ما نه یېرېږي، نو 12 بجې باندې ما ته هغه ډالۍ کوي چې تا هغه آی ډي چیک کړه. نو هغه ډالۍ شروع کړله، ما ویل زه کلاس آلم وروسته به یې چیک کړم. ٹھیک ہے. سو کی کمپوننٹ آف دا سولر کلیکٹر ہمارے ساتھ کیا سن، یہ آپ کے ساتھ سن سے ریڈیشن آئے گا. اس ریڈیشن جب آئے گا تو اس کے لیے کوئی ایسی باڈی ہونی چاہیے کہ اس پر وہ پڑ جائے. سو دس از کال ایبزاربر پلیٹ. یہ آپ کے ساتھ ایبزاربر پلیٹ ہے کہ یہ ریڈیشن کیا کرے گا، ایبزارب کرے گا. اس کی ایبزاربلٹی بہت زیادہ ہوگی، 0.95 ہوگا. 0.95 کا مطلب تقریباً یہ بلیک باڈی کے برابر ہے. مطلب 99% آف دا ریڈیشن اٹ ول ایبزارب. ابھی اس کے اوپر کیا ہوگا، اس کے اوپر اس طرح یہ جو لائنز میں نے ڈرا کیے، اس لائنز کا مطلب ہے سیلیکٹیو کوٹنگ. اس پر ہم اس طرح اسپیشل کوٹنگ کریں گے. اس کوٹنگ کا کیا ساری اس سیلیکٹیو کوٹنگ کا پراپرٹی کیا ہوگا، اس کا پراپرٹی ہوگا کہ یہ ایبزاربلٹی اس کے 0.95 ہوگا اور یہ ایبزاربر پلیٹس کو کر دے گا، اور اس کی جو ایمیسیوٹی ہوگا، جو ایمیٹنگ پاور ہوگا وہ 0.5 ہوگا اس کے اوپر سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایبزارب باڈی سورج سے اس نے جب ایبزارب کیا تو یہ ایمٹ بھی کرے گا. تو اس کے لیے ہم نے 0.05 اس کا ایمیسیوٹی ڈال دیا. اس کا مطلب ہے تقریباً 55% واپس ایمٹ کرے گا اوپر، کیونکہ وہ پھر ضائع ہو جائے گا. اور یہ جو اس کی ایبزاربلٹی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ کیا کرے، اور اس کی جو ٹرانسمیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے، ٹرانسمٹ کرے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سورج سے ریڈیشن آ رہی ہے تو اس باڈی پر پڑتے. اس باڈی کا نام ہے ایبزاربر پلیٹس. اس کو ہم ڈسکس کرتے کہ یہ کیا چیز ہے. اور اس کے اوپر ہم نے ایک اسپیسیفک کوٹنگ کیا ہے. اس کوٹنگ کا نام ہے سیلیکٹیو کوٹنگ. اس کے نیچے آپ کے ساتھ ایک ٹیوب ہوتا ہے جس میں فلوئڈ ہوگا، جس کو ہم ہیٹ دیں گے تاکہ وہ کیا ہیٹ اپ ہو جائے. اس کا نام ہوگا رائزر ٹیوب. اور اس رائزر ٹیوب اور اس ایبزاربر کو کس چیز نے ملا دیے ہیں، بائنڈ کیا. اس کا نام ہے بائنڈر. یہ آپ کے ساتھ بائنڈر ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کا تھکنس آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ٹی. دس از کالڈ رائزر ٹیوب. اس کا نام ہے بائنڈر. اس کا نام ہے ایبزارب پلیٹ. اور اس کا نام ہے اوپر جو لائن ہے سیلیکٹیو کوٹنگ. یہ اس کے مین کمپوننٹ ہے ہمارے ساتھ کلیکٹرز کے. ابھی یہ جو سیلیکٹیو کوٹنگز ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سیلیکٹیو کوٹنگ چلو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سیلیکٹیو کوٹنگ ہم ادھر ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ادھر ہم نے دوبارہ سے لکھ لیے، لیکن یہ جو بات ہے ہم سیلیکٹیو کوٹنگ کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت ادھر لکھے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تاسو سے دلتا یاد کی سیالتا یاد کی. ابھی یہ دیکھیں سیلیکٹیو کوٹنگ جو ہے اس کے لیے الفا کا مطلب ہے ایبزاربلٹی. ایبزاربلٹی کا مطلب 0.95 اس کی ایبزاربلٹی. کس چیز کے لیے؟ شارٹ ویوز کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر جو ویوز فال ہوتے انسیڈنٹ ہوتے وہ سورج سے تھے. اور ابھی ہم نے کہا کہ سورج چونکہ بہت ہارڈ باڈی ہے اور ہارڈ باڈی سے جو ریڈیشن آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ شارٹ ویوز ہوتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ شارٹ ویوز کے لیے اس کی ایبزاربلٹی کتنی ہے، 0.95. ابھی چونکہ کلیکٹر زمین پہ پڑا ہے اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس سے جو ویوز ایمٹ ہوگا دوبارہ سے اس کا اس سے وہ ویو کیا ہوں گے، لانگ ویوز ہوں گے. تو لانگ ویو کے لیے اس کی ایمیسیوٹی کتنی ہے، 0.05. اس کا مطلب کہ 99% یہ ایبزارب کرے گا. جو ایبزارب کرے گا وہ اس باڈی میں جمع ہوں گے. ابھی یہ جو باڈی ہوگا، یہ باڈی چونکہ کول باڈی ہے تو اس کے لیے لانگ ویوز ایمٹ کرے گا تو 55% واپس ایمٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ بہت کم ایمٹ کرتے اور بہت زیادہ ایبزارب کرتے یہ جو باڈی ہے. ٹھیک ہے. اس پر جو سیلیکٹیو کوٹنگ ہے یہ اس پر جو لائٹس آئیں گی وہ ایبزارب کرے گا اور دوبارہ یہ اس ایبزاربر میں آ جائے گا. ابھی ایبزاربر دوبارہ سے ایمٹ کرے گا. جب ایمٹ کرے گا تو یہ کتنا پرسنٹ الاؤ کرے گا، 5% ایمیشن کے لیے الاؤ کرے گا. اور جس پر انسیڈنٹ ہوگا تو 95% یہ کیا کرے گا، ایبزارب کرے گا. اس
इसका मतलब है कि मैक्सिमम ये एब्जॉर्ब करेगा। अब ये हमें आपके मैं तो अब ये भूल लिया, आपने समझ गया, लेकिन अगर आपसे अभी बोल जाए शायद आप फिर ये उस वक्त तो मेरा लेक्चर नहीं होगा, तो आपके साथ नोट्स होंगे, तो इसलिए मैंने इधर भी लिखा कि ए सन radiation comes from the high temperature body, so they are short waves, and the collector temperature is low, so emitting radiation are long waves। हमारे साथ शॉर्ट वेव्स सन से होते हैं और जो कलेक्टर से होते हैं दीज आर लॉन्ग वेव। कोई आपसे पूछे क्यों, तो आपको पता है कि लेमडा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर हम कम है तो लेमडा बड़ी होनी चाहिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो लेमडा कम होनी चाहिए, तो शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स। अभी जो बाइंडर होते हैं, बाइंडर है मैक्सिमम कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जांपल ये एब्जॉर्ब कर गया, अभी जो एब्जॉर्बर इसने एब्जॉर्ब किया इसकी पावर इधर आ जाएगा, तो अगर इसकी कंडक्टिविटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कि सारा पावर, सारा जो एब्जॉर्बर रेडिएशन है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी बाइंडर की कंडक्टिविटी इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन ये कंडक्टिविटी वही कंडक्टिविटी नहीं है जो आप इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ से, इसका मतलब है हीट फ्लो की कंडक्टिविटी, ये भी कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, सो इस बाइंडर का जो हीट कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम है, इसका मतलब इसने जो एब्जॉर्ब किया वो इस ट्यूब को देगा, जब ये ट्यूब को देगा तो इधर फ्लूइड होगा, वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। सो एब्जॉर्बर प्लेट क्या चीज है, एब्जॉर्बर the objective of the absorber plate is to absorb solar radiation। absorber plate का मतलब है कि ये क्या करेगा, सारी की सारी क्या करेगा, absorb करेगा, fall on it and transform to the heat energy, और ये क्या करेगा, ट्यूब को ट्रांसमिट करेगा। absorber का काम ये है कि ये जो जितनी एनर्जी इस पर आ जाए इसका मैक्सिमम पोर्शन absorb करे और ट्यूब को पहुंच कर दे। इसका कंडक्टिविटी भी मैक्सिमम होनी चाहिए और इसका थिकनेस टी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे साथ है, ये आपके साथ एब्जॉर्बर है और इस पर सन आते, इसका थिकनेस टी है, ये बाइंडर है, तो ये मैक्सिमम इधर ट्रांसमिट करेगा। अब इसके बाद है सेलेक्टिव कोडिंग। सेलेक्टिव कोडिंग के बारे में अभी हमने पढ़ लिया कि क्यों हम अप्लाई करते हैं, इट इज अप्लाइड इन ऑन एब्जॉर्बर, ये एब्जॉर्बर प्लेट के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और इसका मतलब है टू अवॉइड री रेडिएशन। री रेडिएशन का मतलब है कि एब्जॉर्ब ने एक दफा एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्बर ने एब्जॉर्ब किया और सन ने रेडिएट किया था, अभी ये एब्जॉर्बर दोबारा से रेडिएट ना करे, इसको हम मना करें, टू अवॉइड, ताकि हम मना करें द रेडिएशन लॉसेस, री रेडिएशन लॉसेस की दोबारा से ये रेडिएट ना हो जाए, इसके लिए हम सेलेक्टिव कोटिंग यूज करते हैं। एंड कोटिंग हैव हाई एब्जॉर्बिलिटी, इसकी एब्जॉर्बिलिटी हाई होगा, फॉर शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव के लिए इसकी एब्जॉर्बिलिटी हाई होगा, और लॉन्ग वेव्स के लिए इसकी और लॉन्ग वेव्स के लिए इसकी एमिसिविटी कम होगा, एंड हाई फॉर शॉर्ट वेव्स एंड लो एमिसिविटी फॉर लॉन्ग वेव्स। और लॉन्ग वेव्स कौन सी वेव्स है, जो एब्जॉर्बर से एमिट होगा, दीज आर लॉन्ग वेव्स, और जो सन से आते हैं दीज आर शॉर्ट वेव्स, ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सन है, इससे शॉर्ट वेव आएगा, तो इसका कुछ पोर्शन इधर भी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, इधर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होगा और 1 माइनस अल्फा रिफ्लेक्ट होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कम होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाए। अभी ये बॉडी इसने एब्जॉर्ब किया तो इससे शायद एमिशन हो जाए, तो ये एमिसिविटी इनटू ई आर प्लेट्स, एमिसिविटी चूंकि बहुत कम है, 0.5 0.05 है, तो बहुत कम वैल्यू इमिट करेगा, ये हमारे साथ ये है। और अगर आपसे कोई 0.95 का मतलब है कि इसका मतलब कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करें 100 से, तो इसका मतलब है कि 95% एब्जॉर्ब करेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब 50% दोबारा एमिट करेगा। अभी ये जो 5% है इसको भी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल करेंगे, ठीक है। 10 मिनट बिया बाकी हाँ। राइजर ट्यूब दा शार्ट दे هذا تيوري ده ودمر ندي دوا خبري باتي رايزر tube, the objective of the riser tube is to absorb maximum heat from the plate। अभी प्लेट पर जो हीट आ गया वो क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब, राइजर ट्यूब होगा ये एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांसफर टू द फ्लोइंग फ्लूइड, अब इसमें जो फ्लूइड है इसको क्या करेगा, देगा। फॉर एग्जांपल इधर कुछ फ्लूइड आ रहे हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, इधर जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा, ठीक है। अभी इस इधर जब आ गया तो इसने हीट इसको दे दिया, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगी, जो आउट टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, जो इनसाइड होगा कम होगा, इधर आपके साथ फ्लूइड इस तरह जाएगा और इधर प्लेट्स होंगी, तो ये प्लेट से हीट इस पे एंटर होगा तो ये फ्लूइड को हीट मिल जाएगा, ठीक है।
ये राइजर ट्यूब का काम है। कौन सा काम है कि राइजर ट्यूब का मतलब है कि प्लेट से जो बाइंडर के थ्रू हीट आ गया है वो हीट किसको प्रोवाइड कर दी, फ्लूइड को प्रोवाइड कर दी। अब फ्लूइड क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी। ये हमारे साथ ये था। अभी इसका ओवरऑल डायग्राम अगर आप देख ली, दिस इज द ओवरऑल डायग्राम, ठीक है। ओवरऑल डायग्राम इसका ये कि ये जो आपके साथ रिफ्लेक्टर होते ये केस में बंद होते, एक केस डब्बा, ठीक है। तो सपोज ये आपके साथ वही केस है, ठीक है, कि इस केस में हमने क्या किया, इस तरह बंद कर दिया, ठीक है। और इधर ये जो लाइन है इसका मतलब है दीज आर इंसुलेटर्स, इसको हमने इंसुलेट कर दिया ताकि हीट इधर ट्रांसफर ना हो जाए इस साइड में। सो दीज आर इंसुलेटर्स। और इधर ये आपके साथ क्या है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडी। हम इस तरह एक ट्रांसपेरेंट बॉडी इधर लगाई है। ये ट्रांसपेरेंट बॉडी हमने इस तरह लगाई है कि इस पर जो रेज आ जाए 100% ट्रांसमिट कर इधर, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिविटी है दोबारा से आउटसाइड का ट्रांसमिटिविटी और इनसाइड का रिफ्लेक्टिविटी, मतलब इसका ट्रांसमिटिविटी 1 है। 1 का मतलब है जितनी पावर इधर आ जाएगा इधर ट्रांसमिट करेगा, जब इधर ट्रांसमिट करेगा तो इसे कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इसकी इस पोर्शन का रिफ्लेक्टिविटी 1 है, इसका मतलब ये दोबारा इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल पहले अगर डायरेक्ट लाइट आता तो इसका 95% एब्जॉर्ब करता था और 5% क्या करता, रिफ्लेक्ट होता था। अभी जो 5% रिफ्लेक्ट होता है वो दोबारा इधर इंसिडेंट, तो इसका भी कुछ पोर्शन ये क्या करते, एब्जॉर्ब करते। और साथ में सपोज इसने जो एब्जॉर्ब किया है वो इमिट भी करते, क्योंकि इसका इमिसिविटी 5% था। तो जब इमिट करेगा तो इधर आ जाएगा, तो इधर इसकी रिफ्लेक्टिविटी भी मैक्सिमम है, तो दोबारा से वही भी आ जाएगा। तो इससे हमारे साथ जो लॉसेस है वो और भी कम हो जाएगा। इस ट्रांसपेरेंट कवर ने हमारे साथ लॉसेस को और भी कम, फॉर एग्जाम्पल पहले केस में तकरीबन हमारे साथ 90% पावर आता था, जो पावर आता था इसका 95% ये ऑब्जर्व करता था और 5% दोबारा इमिट करता था। 5 और 5 कम हो गया तो 90% हो गया। लेकिन अभी जो पावर आता है तो ये ट्रांसमिट करेगा इधर, इससे कुछ रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि 95% इधर करेगा, 5% रिफ्लेक्ट होगा, वही दोबारा से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिविटी 1 इस आउट इनसाइड की। और फॉर एग्जाम्पल इसने जो एब्जॉर्ब किया अभी वो भी तो एस एमिटर की बिहेव करेगा, वो एमिट करेगा तो वो भी इधर आ जाएगा, वो दोबारा रिफ्लेक्ट होगा, तो कुछ इधर भी आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन अभी क्या हो जाएगा, हमने एब्जॉर्ब किया। और ये आपके साथ क्या है, सेलेक्टिव कोटिंग है, ये जो डार्क नजर आए इसके, ये आपके साथ एब्जॉर्बर प्लेट्स है, ये आपके साथ बाइंडर है और ये आपके साथ ट्यूब्स है, और ट्यूब्स में फ्लूइड फ्लो करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या थी कि ट्रांसमीटर कलेक्टर की कंपोनेंट्स थी। और ये हमने जो ट्रांसपेरेंट कवर था इसका टी ट्रांसमिटिविटी 1 है। 1 का मतलब है 100% आउटसाइड का ट्रांसमिटिविटी 1, इसका मतलब है कि जो इस पर इंसिडेंट होगी टोटल के टोटल इनसाइड आ जाएगा। और इनसाइड की रिफ्लेक्टिविटी 1 है, जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी वो दोबारा इधर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सन के 100% ये एब्जॉर्ब करेगी अप्रॉक्सीमेटली। सो इसका मतलब है कि हमने एफिशिएंसी फर्दर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या थी आज की टॉपिक था कि हमने क्या पढ़ा, प्रीवियस जो हमसे बाकी बच गई थी उसको हमने पढ़ लिया, और साथ में हमने रिफ्लेक्टर्स डिजाइन किया। अभी कमिंग क्लास में हम रिफ्लेक्टर्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्टर्स के टाइप्स क्या है, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैं इस तरह करता हूँ कि एक मैं